हाय गाइस, आई एम पंकज एंड वेलकम बैक टू योर चैनल वे टू स्टडी। आज की हमारी वीडियो है क्लास 12 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी एंड चैप्टर नंबर इज फर्स्ट, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। तो जिन्होंने भी वीडियो नंबर फर्स्ट नहीं देखी, सबसे पहले जाके आप वीडियो नंबर फर्स्ट को देखो ताकि आपके जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, कोई भी डाउट की गुंजाइश ना रहे। आज की हमारी वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम टॉपिक नंबर 4 विच इज नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसके अंदर बेसिकली आपको 3 कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे जो कि आप देख पा रहे हो, विच इज योर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से जो कि आपको एग्जाम में लिखने और किस तरीके से आपको चीजें लिखने हैं वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। फर्स्ट पॉइंट है आपका एनवायरमेंट डिटरमिनिज्म। ठीक है भाई, इसको देखते पहले, जिसको हम नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ये दो नाम आ सकते हैं, तो एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई ये क्या है, दोनों सेम चीज है, या तो एनवायरमेंट डिटरमिनिज्म या न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। अब इसके अंदर पहला पॉइंट देखते हैं जो आपको लिखना है, कॉन्सेप्ट गिवन बाय जर्मन स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, इजी है, सिंपल कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट है, किसने दिया भाई? पहला वाला जो एनवायरमेंट डिटरमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो दिया है आपके जर्मन स्कूल ऑफ थॉट ने। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सेकंड इज नेचर इज मोर पावरफुल देन मैन ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत इजी समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि नेचर जो है वो ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू मैन, ह्यूमन बींग्स, क्योंकि इंसानों के पास क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं है अभी तक। तो ये हम समझ में आ रहा है हमें कि ये फर्स्ट स्टेज की बात हो रही है जब इंसानों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ये समझ में आ रहा है फर्स्ट स्टेज, यानी कि हम कह लें आदिवासी का जो टाइम था वो वाली स्टेज की बात हो रही है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है भाई? देयर इज डायरेक्ट डिपेंडेंसी ऑफ ह्यूमन ऑन द नेचर फॉर रिसोर्सेज। सिंपल सी बात है, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी नहीं है तो जो इंसान है उसकी जो डिपेंडेंसी है वो नेचर के ऊपर है। कैसे एग्जाम्पल लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर अगर भाई आपके फल लगे हैं, फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, तो इंसान एप्पल खाएगा जो कि नेचर ने प्रोवाइड करा, अदरवाइज नहीं खा पाएगा। तो सिंपल सी बात है, जितने भी रिसोर्सेज उनको मिल रहे हैं वहां पे उस टाइम पे, फर्स्ट स्टेज की बात हो रही है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो इंसान की डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है? नेचर के ऊपर है, अपने सारे रिसोर्सेज के लिए। इजी, बहुत बढ़िया, बहुत इजी है भाई। अब बताओ, इससे इजी पॉइंट्स आपको मिलेंगे, बस इतना लिख के आना एग्जाम में। जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो एग्जाम्पल के साथ, और जो भी मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, बस। फोर्थ पॉइंट, इट रिप्रेजेंट प्रिमिटिव स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सिंपल सी बात, प्रिमिटिव मतलब सबसे पहले वाली स्टेज को दिखा रहे, तो आप यही लिखोगे एग्जाम में। ठीक है, कि इट्स रिप्रेजेंट प्रिमिटिव स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जब यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो रहा था, इंसान जो है धीरे धीरे विकसित हो रहा था, उसे समझ आ रही थी चीजें कि भाई आग कैसे लगाई जाती है, खेती कैसे की जाती है, उससे भी थोड़ा पहले की बात है। मतलब जब सबसे पहले की स्टार्टिंग है, जब बिल्कुल इंसान नेचर के ऊपर डिपेंडेंट था। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, इट शोज द कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी। सिंपल सी बात है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे दिखाता है हमें कि इस स्टेज पे जो इंसान थे वो बिल्कुल नेचर के ऊपर क्या थे, वो थे, निर्भर थे। ठीक है, एब्सोल्यूट नेसेसिटी, उनकी मतलब जो भी रिक्वायरमेंट थी वो नेचर से ही फुलफिल हो रही थी। तो यहाँ पे ये कंडीशन दिखती है हमें इस कॉन्सेप्ट के अंदर। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को एक डाउट आ सकता है कि भैया कौन सा कॉन्सेप्ट सही है? आ सकता है ना तीनों में से, पॉसिबिलिज्म, न्यू डिटरमिनिज्म और एनवायरमेंट डिटरमिनिज्म से कौन सा कॉन्सेप्ट सही है? तो तीनों कॉन्सेप्ट सही है। तीनों कॉन्सेप्ट अपने अपने स्टेज की बात कर रहा है। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो बता रहा है कि जब इंसान बिल्कुल उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, फर्स्ट स्टेज की बात करते, तो इसमें कोई गलत तो है नहीं भाई, सही बता रहा है। तो तीनों कॉन्सेप्ट सही है, बस द थिंग इज तीनों अलग अलग टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉसिबिलिज्म, पॉसिबिलिज्म में कह रहा है भाई कॉन्सेप्ट्स गिवन बाय फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट। ये याद रखना बहुत जरूरी है, किसने दिया? फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट। बहुत बढ़िया। मैन इज मोर पावरफुल देन नेचर ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैन जो है वो अब नेचर से ज्यादा पावरफुल हो गया है इन कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये नहीं कह रहा कि नेचर से ज्यादा ही इंसान ताकतवर है, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, पर अब इंसान के पास क्या आ चुकी है? टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अब जितने भी रिसोर्स नेचर प्रोवाइड कर रहा है हमें नहीं पता था कि भाई कितने रिसोर्सेज है। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स हमें मिल सकता है, हमें बहुत सारे केमिकल्स मिल सकते हैं अर्थ के अंदर से। ठीक है, सीमेंट जो बनता है आपको पता है कि जो पत्थर होते हैं उनसे बनता है, और बाकी जितने भी आपके रॉक्स हैं वो सारी चीजें। तो इंसानों को पता चला ये सारी चीजें जब उसके पास टेक्नोलॉजी आई। और हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जब इंसान ने नेचर को समझा कि भाई नेचर कैसी चीजें प्रोवाइड करता है, विंड हो गई तो हम विंड से विंड एनर्जी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टर्बाइन। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कब पता चली? जब टेक्नोलॉजी आई। तो वही बोल रहा है कि मैन इज मोर पावरफुल। अब थोड़ा सा इंसान क्या हो गया? पावरफुल हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी उसके पास आ चुकी है, तो जो रिसोर्सेज है उसको अलग अलग तरीके से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर पा रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, मूव फ्रॉम अ स्टेज ऑफ नेसेसिटी टू स्टेज ऑफ फ्रीडम। यानी कि पहले क्या स्टेज थी? नेसेसिटी की, जो मिल रहा है वही खा पाएंगे, सिंपल सी बात है। बट अब हमारे पास फ्रीडम हो चुकी है, जो रिसोर्स है, रिसोर्स तो हमें मिल रहे नेचर से, पर उसको हम अपने तरीके से यूज करेंगे। वी हैव अ फ्रीडम
टू यूज रिसोर्स अकॉर्डिंग टू आवर पर्पस। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन मिला, आयरन से हमने पंखा बना लिया, आयरन मिला, आयरन से हमने रेलवेज बना दी, ट्रैक बना दिए, बड़ी बड़ी मशीनरीज बना दी। तो अब हमारे ऊपर है कि हम उस रिसोर्स से पर्टिकुलर, जैसे आयरन है, इस आयरन से हम क्या क्या बनाना चाहते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ह्यूमन बीइंग के ऊपर। तो ह्यूमन बीइंग के पास अब एक क्या हो गया? नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ फ्रीडम। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। फोर्थ पॉइंट है नेचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड मैन यूज दिस अपॉर्चुनिटीज। यानी कि नेचर क्या करता है भाई? अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, तो इंसान अब अपॉर्चुनिटीज को यूज कर पाता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अपॉर्चुनिटीज इन द सेंस ऑफ जैसा कुछ भी रिसोर्सेज है, जैसे मान लो कोई नया रिसोर्स हमें मिलता है ना, कोई नई रिसोर्स की, क्योंकि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि पेट्रोल है, तो पेट्रोल भी कभी ना कभी इंसान को पहली बार पता चला होगा ना, ऐसा तो नहीं है पहले से पता था। तो जो पेट्रोल है ये एक तरह से अपॉर्चुनिटीज है। अब इस अपॉर्चुनिटी को इंसान कैसे यूज करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अब वो उसको कार में यूज कर रहा है, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज कर रहा है, या किस तरीके से यूज कर रहा है वो डिपेंड करता है। बट अब हमें समझ में आ रहा है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है और इंसान उस अपॉर्चुनिटीज को अपने तरीके से यूज करने वाला है। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन इज न्यू डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब ये कह रहा है भाई, देखते हैं, गिवन बाय गिवरेट टेलर, ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफर। क्लियर? नाइदर देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, थर्ड पॉइंट, नॉट देयर इज अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम, जो कि आज के टाइम का हम कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, यानी कि सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। तीनों सही है, बट अब हम अगर देखें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें समझ में आता है कि कह रहा है भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पास एब्सोल्यूट नेसेसिटी थी, यानी कि बिल्कुल आपको निर्भर करना था नेचर पे, और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास बिल्कुल फ्रीडम हो चुकी है। क्यों भाई? समझ रहे हो थोड़ी चीजें? अब यहाँ पे हम समझना चाहते हैं कि हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है वो ये कहना चाहता है कि थोड़ा सा रुको, समझो और आगे बढ़ो। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है इसको। यानी कि यहाँ पे ये समझा जा रहा है कि भाई ना तो आप नेचर से इतने ज्यादा ताकतवर हो गए हो कि आप ये बोलो कि आप बिल्कुल फ्रीडम की तरफ आ चुके हो टेक्नोलॉजी की मदद से, क्योंकि जो रिसोर्सेज है कहीं ना कहीं नेचर ही देगा, और वो रिसोर्सेज अगर खत्म हो गए तो आपकी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह जाएगी, आपकी फ्रीडम धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि आप रिसोर्सेज ही यूज नहीं कर पाओगे, रिसोर्सेज है ही नहीं आपके पास, खत्म हो रहे। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के बच्चे हो तो आपको पता होगा कि भाई ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती जहां पे बिल्कुल ही आप रिसोर्सेज को यूज करने लग जाओ, आपको बचा के चलना है रिसोर्सेज को। ठीक है, तो वही बताया गया कि ना तो ऐसी कोई जरूरत थी बिल्कुल कि आप फ्रीडम हो गए कि आपके पास भाई टेक्नोलॉजी आ गई, आप बिल्कुल ही यूज करो, जितना मर्जी उतना यूज करो रिसोर्सेज का, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही ऐसी कंडीशन थी कि जहां पे आपको बिल्कुल ही निर्भर होना पड़ेगा नेचर के पास। तो अब आपके पास, क्योंकि इस मॉडर्न टाइम पे टेक्नोलॉजी भी है और रिसोर्सेज भी है, तो दोनों को मिला के यूज करते हुए चलना है। तो ना ही आप बिल्कुल ही नेचर के ऊपर निर्भर हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नेचर जो बोलेगा तभी हमें उस हिसाब से चलना है, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी है। और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, आपके पास इतनी फ्रीडम हो गई कि आप जो मर्जी वो कर सको। ठीक है, समझ आ गया? बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिफ्थ, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। यानी कि ह्यूमन बींग्स और नेचर का आपस में जो भी रिलेशन रहा है उसके अंदर टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से अपनी, मैं कहूं, योगदान दिया, उसका क्या रोल रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद फिजिकल इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत सही भाई, जो इंसान है वो फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, ये टॉपिक मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ कि फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है, पिछले वीडियो में जाके आप देख लो। बेसिकली फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब है माउंटेन्स, रिवर्स, ये सारी चीजें। तो जो भी नेचर ने आपको फिजिकल चीजें प्रोवाइड करी, उसको आप कैसे यूज करोगे अपने लिए, ताकि आपकी लाइफ थोड़ी और इजी हो सके और अच्छे से आप अपनी लाइफ को इंजॉय कर सको और डेवलप कर सको। तो बेसिकली वो कब पॉसिबल हो? जब आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई। क्योंकि मान लो एग्जांपल लेते हैं कि रिवर है, ठीक है, या लैंड है। अब लैंड है, इस पे एग्रीकल्चर करके हमें पता चला कि भाई हम खेती कर सकते हैं बहुत बढ़िया, और खा पी सकते हैं, पेट भर सकते हैं हमारा। बट इस पे हम खेती करेंगे कैसे? जब हमारे पास थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल फावड़ा आ गया है ना, या कुल्हाड़ी आ गई। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो समझा पहले हमने कि नेचर है क्या और हम किस तरीके से नेचर को यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये समझ में आ गया कि जैसे इंसान के पास टेक्नोलॉजी आई वो फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर पाया। ठीक है, बहुत बढ़िया। Second one is due to lack of technology in primitive stage, human beings are directly dependent on environment for their survival. ये कह रहा है कि भाई क्योंकि हमारे पास पिछले टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी प्रिमिटिव स्टेज में, तो ह्यूमन डायरेक्टली डिपेंडेंट था एनवायरनमेंट पे। सिंपल सी बात है, खाना मिल रहा है तो खाएंगे भाई, पेड़ में अगर फल लगे हुए तो खा लेंगे, जंगली जानवर थोड़े आसपास मिल गए तो उसको हम मार के खा लेंगे,
नहीं मिले तो भूखे रहना पड़ेगा, बारिश हो गई तो भीगना पड़ेगा, ठीक है, सूखा पड़ गया तो उसे सहना पड़ेगा। ये सारी चीजें क्या दिखा रहा है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप बिल्कुल निर्भर हो नेचर के ऊपर भाई, डिपेंडेंट हो। तो ये चीज है, वही बता रहे हैं इस पॉइंट में। थर्ड पॉइंट इज with the passage of time human beings were able to develop technology after they developed understanding of nature, जो कि मैंने पिछले टॉपिक में भी क्लियर करा था कि जैसे ही नेचर के लॉ को समझा हमने समझा कि भाई हवा बहती है, विंड बहती है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। हमने समझा कि भाई हमें फॉसिल फ्यूल्स मिल रहे हैं नीचे से, तो हम उससे आगे पेट्रोल को हम यूज कर सकते हैं फॉर कार और समथिंग एल्स, ठीक है, हम अपनी लाइफ को और इजी कर सकते हैं। तो यही बताया गया है कि किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है उसने अपना योगदान दिया, उसका रोल क्या था हमारे मैन एंड एनवायरनमेंट के रिलेशन के बीच में, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन दबा दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, बिकॉज दोस्ती वही है जो आपस में साथ में मिलके आगे बढ़े। आप ये नहीं चाहोगे कि आप पास हो जाओ और आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, आपका जो भाई जैसा दोस्त है, बहन जैसी दोस्त है, वो कहीं ना कहीं कम मार्क्स आया और उसका मूड खराब हो। तो शेयर करो, आगे बढ़ो, साथ में पढ़ोगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।